अरे दुल्हन तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पढ़ी लिखी भी है, अच्छे खानदान से भी है। मगर इसके घर वालों की ऐसी क्या मजबूरी थी जो उन्होंने ऐसा फैसला किया? कहीं लड़की के किरदार में कोई खराबी तो नहीं? ये बातें मेरे आसपास से मेरे कानों में गूंज रही थी। लोगों के ऐसे तबसरे सुनकर मेरा खौफ के मारे बुरा हाल हो रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि ऐसे तबसरे करने वालों का उठकर मुंह तोड़ दूं। तभी दूसरी औरत कहने लगी कि यकीनन इस लड़की के किरदार में कोई खराबी होगी, कोई और अपनाने को तैयार नहीं होगा, तभी तो उन्होंने यहाँ पर रिश्ता कर दिया। वरना ऐसी हसीन सूरत लड़की के साथ इसके घर वाले ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या इसे रिश्तों की कमी होगी? जरूर ऐसी ही किसी बात पर बदनामी से बचने के लिए उन्होंने लड़की का रिश्ता यहाँ कर दिया है। वो खातून बड़े वसूख से ये बात कर रही थी। ये बातें सुन सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि मेरे घर वालों ने यकीनन मेरे नसीब फोड़ दिए थे। मुझे यहाँ जलील होने के लिए भेज दिया था। उन्होंने मेरी जिंदगी का गलत फैसला किया था। न जाने ऐसा क्या था मेरे होने वाले शौहर में जो ये तमाम औरतें इस तरह की बातें कर रही थी। इनकी बातें इतनी सच्चाई से भरपूर थीं कि मैं दंग रह गई। ये सुन सुनकर मैं बुरी तरह से खौफ में मुब्तला हो गई थी। आने वाले वक्त के एहसास का खौफ मुझे पूरी तरह से अपनी लपेट में लिए हुए था। और फिर मेरे शौहर के रिश्ते की बहनें और कज़नें मेरे साथ छेड़खानी करते हुए कमरे से बाहर चली गई थीं। और मैं सहमे हुए दिल के साथ कमरे में तन्हा रह गई थी। आधी रात का वक्त गुजर गया था, अभी तक मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। मुझे मेरी बहनों और रिश्तेदार खवातीन ने बताया था कि जब तक तुम्हारा शौहर तुम्हें इस रूप में ना देख ले, तुमने ये लिबास नहीं बदलना। शौहर का अपनी बीवी को दुल्हन के रूप में देखना बहुत जरूरी होता है। इसी से प्यार मोहब्बत बढ़ता है। इनकी ताकीद खासी सख्त थी। मगर आधी रात का वक्त हो गया था और अब तो मेरी आंखें नींद से बंद हो रही थी। अब क्या सारी रात मैं अपने शौहर का इंतजार करती रहती? फिर जब मैं बुरी तरह से थक गई तो मैं सो गई। जब मेरी आंख खुली तो हर तरफ सुबह की सफेदी नमूदार हो चुकी थी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। अभी तक कमरे में मेरा शौहर नहीं आया था और मैं हैरान परेशान थी कि वो पूरी रात कहाँ था। और फिर मेरी जिठानी मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आ गई। वो मुझसे माजरत करने लगी कि रात को मेरे शौहर की तबीयत खराब हो गई थी और इन्हें लेकर अस्पताल में चले गए थे। इसीलिए मैं पूरी रात कमरे में तन्हा बैठी रह गई और कोई भी इमरजेंसी सूरत हाल की वजह से मुझे बताने तक नहीं आ सका। उसकी बात सुनकर मैं चौंक पड़ी। उसे कहने लगी, क्यों, क्या हुआ था, सब ठीक है? वो कहने लगी कि अचानक से इन्हें तेज बुखार हो गया था और बुखार की शिद्दत की वजह से इन्हें झटके लगना शुरू हो गए थे। अभी कुछ देर तक वो घर वापस आ जाएंगे और फिर वलीमे की तकरीब के दौरान भी मुझे मेरा शौहर कहीं भी नजर नहीं आया था। मैके वाले और तमाम रिश्तेदार आपस में चहमगोइयां करने लगे। वो कहने लगे कि आज तो वलीमा है और दूल्हा सिरे से गायब है, वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा। जिसका वलीमा है वो ही गायब है, तो वलीमा करने का क्या फायदा? इससे अच्छा था वलीमा ना करते। भांत भांत के लोग अजीब तरह की बातें कर रहे थे और सब मुझे बहुत ही मशकूक नजरों से देख रहे थे। लोगों की ऐसी नजरें मेरा दिल जला रही थी। फिर मैं मकलावे की रस्म के लिए अपनी अम्मी के घर आ गई थी। मगर आज भी मेरे साथ मेरा शौहर नहीं आया था, बल्कि अभी तक तो मैंने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। कल तक तो मैं इसके बारे में सोच सोच कर परेशान हो रही थी और अब तो परेशान होने के साथ साथ मुझ पर हैरत भी छाई हुई थी। ये एक कैसी शादी थी और कैसा शौहर था जो शादी की रात भी दुल्हन के कमरे में नहीं आया था, वलीमे पर भी नजर नहीं आया था। यहाँ तक कि मैं रस्म करने भी अकेली ही आ गई थी। मेरे घर वालों ने भी इस बात पर कोई एतराज नहीं किया था, क्योंकि मेरा भाई भाभी के साथ ससुराल में गया था। जबकि मेरे शौहर के बारे में इसके घर वालों ने कह दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो अस्पताल में एडमिट है। जैसे ही इसकी तबीयत ठीक होगी वो खुद ही आकर अपनी बीवी को ले जाएगा। और फिर 2 दिन के बाद मेरे ससुराल वाले मुझे लेने के लिए आए तो मैं इनके साथ खामोशी से सर झुकाकर चली आई थी। मेरा शौहर आज भी इनके साथ नहीं आया था। मेरे दिल को धचका लगा था, मगर मैं चुप करके बर्दाश्त कर गई थी। जब नसीब ही फूट चुके थे तो अब ज्यादा रोती या कम रोती, जिंदगी तो आखिर गुजारनी ही थी। मुझे लेने के लिए मेरी सास और ससुर दोनों ही आए थे। और फिर आज रात जब मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर ज्वेलरी उतार रही थी, तब जो कमरे में शख्स दाखिल हुआ उसे देखकर मेरा हैरत से मुंह खुले का खुला रह गया था। वो एक धान पान सा शख्स था और मुझसे उम्र में भी काफी छोटा नजर आ रहा था। उसने मुझ पर एक भरपूर नजर डाली और मुझसे मेरा हाल पूछने लगा। फिर मेरा हाथ थाम कर बिस्तर पर बैठ गया और मुझे कहने लगा कि 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं कमरे में नहीं आया। उसे देखकर मुझे सख्त रंज हुआ था। आखिर मेरे घर वालों ने क्या देखकर यह फैसला किया था? मुझे मेरा शौहर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। मेरा दिल किया कि मैं फूट फूट कर रो दूं। मुझे रह रहकर अपने नसीबों पर रोना आ रहा था। एक तो वो उम्र में भी मुझसे कम था और दूसरा वो न जाने क्यों मुझसे दूर दूर रहता था। मैं उसकी बीवी थी और अभी तक उसने मुझे मेरा हक तक अदा नहीं किया था। घर वालों पर इतना गुस्सा था कि मैं मायके भी दोबारा नहीं गई थी। आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी मामूल के मुताबिक आ गई थी। अब मेरी सास ने मेरा मीठे में हाथ भी डलवा दिया था और इस दिन मेरी सास ने फिर मेरे और मेरी जिठानी के जिम्मे काम लगा दिए थे। सुबह का नाश्ता मेरे जिम्मे था, दोपहर को हम दोनों मिलकर काम करती और रात का खाना बनाना मेरी जिठानी के हिस्से में आया था। इस घर में मेरे शौहर के अलावा मेरे जेठ और ससुर भी रहते थे, जिसकी वजह से मैं तशवीश का शिकार थी
कि मैं इनकी मौजूदगी में कमरे से बाहर कैसे निकल सकती थी। और फिर अगले दिन मैंने बड़ी सी चादर में खुद को लपेट लिया, फिर किचन में काम करने के लिए आ गई। मेरी सास ने मुझे इस हुलिये में देखा तो मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ा कर रह गई। मुझे कहने लगी कि तुमने अब इसी घर में रहना है और ये तुम्हारे ससुर और जेठ हैं। इनसे किस चीज का पर्दा, तुम इस घर में वैसे ही रहोगी जैसे कि हम लोग रहते हैं। तुम किसी अलग दुनिया से आई हुई मखलूक नहीं हो। जिस तरह चादर ने जिस तरह चादर में अपने आप को लपेट कर फिरती रहोगी। इनकी बात सुनकर मैं चुप की चुप रह गई थी और सोचने लगी कि मैं अपनी सास की बात पर कैसे अमल कर सकती हूँ। मैं हमेशा पर्दे में रही थी, हमेशा सीधे सादे और ढीले ढाले लिबास पहनती थी। घर से बाहर निकलने पर हम बहनों पर पाबंदी थी। मैट्रिक तक तालीम हासिल करने के बाद भी बमुश्किल इजाज़त मिली थी। मेरी बड़ी दोनों बहनों की जिसके साथ शादी हुई थी, उन्होंने अपने शौहर को शादी के बाद ही देखा था। और जब भी वो यहाँ पर अपने शौहर के साथ आती थी, तब अब्बा की तरफ से मुझ पर यह पाबंदी आयद होती कि मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकल सकती। बड़ी दोनों बहनों की शादी को 4 साल का अरसा गुजर चुका था और अभी तक मैंने अपने इन दोनों बहनोइयों को आज तक नहीं देखा था। इन्हीं दिनों मेरे भाई के घर में शादी के हंगामे जाग उठे थे। अब्बा भाई की शादी फूफो के घर करना चाहते थे, जबकि अम्मी अपनी बहन के घर। मगर असल हंगामा तब खड़ा हुआ जब भाई ने दोनों के यहाँ शादी करने से इनकार कर दिया। वो कहने लगे कि मैं अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता हूँ, वो मेरे साथ ऑफिस में जॉब करती है और मैं उसी के साथ शादी करूंगा। तब घर में वो हंगामा खड़ा हुआ। अब्बा ने भाई को आग तक करने की धमकी दी। अम्मा ने भाई को दूध ना बख्शने का डर अम्मा ने भाई को दूध ना बख्शने का डरावा दिया और इस फैसले से बाज रखने की कोशिश की, मगर भाई ने किसी की भी बात नहीं मानी थी। उल्टा भाई ने खुदकशी की धमकी देकर सब लोगों को शादी के लिए मना लिया था। अब माँ बाप बादले नखास्ता इनका रिश्ता लेकर चले गए, मगर जब वो लोग वापस आए तो वो सख्त गुस्से में थे। झुंझुलाए हुए अंदाज में कहने लगे कि ऐसा भला कैसे मुमकिन है, वट्टे सट्टे की शादी शादी नहीं हो सकती। तब भाई कहने लगा कि वैसे भी फायजा का खानदान में जोड़कर कोई रिश्ता नहीं है, कब तक बिठाए रखेंगे इसे। आप इसकी शादी मेरे साले के साथ कर दें। मगर मेरी अम्मा दबे दबे अंदाज में कहने लगी कि वो अभी छोटा है, इसके साथ कैसे शादी कर दें। भाई कहने लगा, अम्मा एक तो आप कोई बात समझती नहीं है। अच्छा है, इस तरह से आपको गारंटी मिल जाएगी कि आपकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहेगी, क्योंकि उनकी बेटी जब इस घर में होगी तो वो हमारी बहन के साथ खुद ही अच्छे रहेंगे। हमारी बहन भोली भाली है, उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी हुई। बेहतर यही है कि इसे वट्टे सट्टे की शादी में दे दिया जाए। मेरा भाई खुद गर्ज बना बोल रहा था। वो शायद अपनी मोहब्बत को खोना नहीं चाहता था और अम्मा अब्बा के दिल में मौजूद बेटी के लिए मोहब्बत बेटे की मोहब्बत के आगे हार गई थी। बात अम्मा की समझ में आ गई थी, मगर ये सोचकर मैं बुरी तरह से बेचैन हो गई कि अमूमन मैंने यही देखा था कि वट्टे सट्टे की शादियां कभी भी कामयाब नहीं होती। अगर एक घर तबाह होता है तो दूसरे घर में भी फर्क पड़ता है। मगर न जाने क्यों भाई और माँ बाप इस बात से नजरें चुरा रहे थे और ऊपर से मेरे ससुराल वालों ने जहेज भी लेने से इनकार कर दिया था। इन्हें बस सिर्फ लड़की ही दरकार थी। मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी थी, मगर उनका माहौल हमारे घर से बहुत मुख्तलिफ था। हमारे घर का जितना मजहबी माहौल था और हम अपने मर्द रिश्तेदारों के सामने भी नहीं जाते थे, जबकि यहाँ पर हर कोई मुंह उठाकर घर में दाखिल हो जाता था। और मेरी सास को मेरे पर्दा करने पर और बड़ी सी चादर में रहने पर सख्त ताव आता था। इनके रिश्तेदार भी मेरी इस बात का मजाक उड़ाते। वो कहते कि तुम्हारी बहू तो बहुत ही मजहबी है। चलो अच्छा है, इसी बहाने ये अपने मजाजी शौहर को खुदा समझेगी और इसकी खिदमत को सवाब समझकर इसके साथ जिंदगी गुजार देगी। वरना अगर इसकी जगह पर कोई मॉडर्न जमाने की तेज तरार लड़की होती तो फिर वो बात अधूरी छोड़कर अजीब से अंदाज में हंसने लगते। मेरी सास उनका अंदाज देखकर जुज्ब होकर रह जाती और मैं इनकी अधूरी बातों के मफहूम में उलझ कर रह जाती थी। आज मैं नाश्ता बना रही थी, जब भी मेरे जेठ किचन में आ गए तो कहने लगे, नाश्ते में कितनी देर है, आज मुझे ऑफिस में जल्दी जाना है। मैं उन्हें देखकर घबरा गई और कहने लगी कि बस थोड़ी देर है, आप बाहर बैठे, मैं नाश्ता ला रही हूँ। कहने लगे, चलो मैं तुम्हारी नाश्ता बनाने में मदद करवा देता हूँ। इसकी बात सुनकर मैं मजीद घबरा गई थी। इसी वक्त मेरी जिठानी अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी और मेरी सास भी अपने कमरे में ही थी। मेरे शौहर भी अभी तक सो रहे थे। मैंने हैरान नजर अपने जेठ पर डाली। वो हवस भरी नजरों से मुझे देख रहे थे। मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। मैं इन्हें कहने लगी कि आप बाहर जाएं, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। अब की बात मेरे अंदाज में सख्ती थी, जिसे उन्होंने कोई भी अहमियत नहीं दी और फिर वो मेरे बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए। जैसे ही मैं वापस पलटी, मैं इनसे बुरी तरह से टकरा गई थी। मेरे मुंह से चीख निकल गई और वो मेरी आवाज सुनकर घबरा गए। कहने लगे, आहिस्ता बोलो, क्या पूरे घर को यहाँ पर इकट्ठा करने का इरादा है? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? अब ये कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। तुम बहुत खूबसूरत हो। मेरा भाई तो तुम्हारे काबिल ही नहीं है। तुम्हें तो मेरे जैसा शौहर चाहिए था, जो सुबह शाम तुम्हारी पूजा करता, तुम्हारी मोहब्बत में दुनिया ही भूल जाए और तुम्हारे हुस्न को खराज तहसीन पेश करे। ये बात कहते हुए उन्होंने मेरा हाथ अपने लबों से लगा लिया। मैंने झटके से अपना हाथ उनके हाथ से छुड़वाया। मेरा चेहरा जर्द पड़ चुका था। इन्हें कहने लगी कि आपको मुझसे ऐसी बातें करते हुए शर्म आनी चाहिए। आप मेरे जेठ हैं और मैं आपके भाई की इज्जत हूँ। आप मेरे साथ ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? वो मुझे गहरी नजरों से देखते हुए कहने लगे कि मैं इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, बस तुम मुझे इजाजत दो। तभी किचन में भाभी आ गई। उन्होंने अपने शौहर का तेज नजरों से जायजा लिया और घूरते हुए कहने लगी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
मैंने जिठानी के आने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर जल्दी जल्दी से नाश्ता बनाकर बाहर टेबल पर रख दिया। फिर खुद कमरे में आकर पनाह ली। अब कुछ दिनों से मेरी जिठानी की अम्मी की तबीयत खराब थी। उसने मेरी सास से मैके में जाने की इजाज़त मांगी तो मेरी सास कहने लगी कि यहाँ पर फिर काम कौन करेगा, तुम्हारे हिस्से की जिम्मेदारी तो इस बच्ची पर आ जाएगी और वो नई नवेली दुल्हन है, इस पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां डालना मुनासिब नहीं होगा। तभी मैंने अपनी सास से कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं सब संभाल लूंगी और वैसे भी हमारे घर में इतना काम नहीं होता। जिठानी ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, जब तुम अपने मैके में जाओगी तो मैं भी तुम्हारे हिस्से की जिम्मेदारियां संभाल लूंगी। मिल बांट कर काम करने से मोहब्बत भी बढ़ती है। जिठानी बहुत अच्छी थी। मुझे शिकवा तो अपनी सास से भी नहीं था, बस मुझे अपने शौहर के रवैये पर उलझन होती थी। अभी तक मैं वैसी ही थी जैसी अपने घर से आई थी। शिकवा तो मुझे अपने माँ बाप से था कि उन्होंने मेरे शौहर को नहीं देखा था। बस अपने बेटे की खुशी को मुकद्दम रखकर उन्होंने मेरी कुर्बानी दे दी थी और मेरे शौहर के बारे में मालूमात लेने की उन्होंने जहमत ही गवारा नहीं की थी। मेरे शौहर में एतमाद की शदीद कमी थी। वो बात करते करते घबरा जाते थे। ज्यादा हजूम वाली जगह देखकर इनके पसीने छूट जाते और अगर घर में कोई मेहमान आ जाता तो वो कमरे से बाहर ही नहीं निकलते थे। उनका ये नफसियाती रवैया देखकर मैं सख्त परेशान थी कि मैं सारी जिंदगी इस शख्स के साथ कैसे गुजार सकती हूँ, मगर इस बात का शिकवा मैं किसी से भी कर नहीं सकती थी। अब जो भी था मुझे इसी को अपना नसीब समझकर कबूल करना था। आज मेरी जिठानी अपने मायके में चली गई और रात को मैं किचन में खाना बना रही थी। तभी मेरे जेठ फिर से किचन में आ गए और मेरे साथ इधर उधर की बातें करने लगे। मुझे उनका रवैया देखकर खौफ महसूस हो रहा था। मैंने उन्हें कहा कि आप इस वक्त यहाँ से चले जाएं, मुझे आपके साथ अकेले में बात करना मुनासिब नहीं लग रहा। यूं भी मैं गैर महरम से पर्दा करती हूँ, मैंने आज तक कभी किसी के साथ बात नहीं की। वो तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहने लगे, हमें क्या पता है कि तुम अपने माँ बाप के घर में क्या करती रही हो और अब हमारे घर में आकर शरीफजादी बन रही हो। मैंने उनकी घटिया बात का कोई जवाब नहीं दिया। काफी देर तक वो मेरे मुतवज्जो होने के मुंतजिर रहे, मगर जब मैंने उन्हें तवज्जो नहीं दी तो फिर वो गुस्से से किचन से बाहर चले गए थे। अब मैं सोच रही थी कि मेरा जेठ तो एक मुसीबत की तरह मुझ पर नाजिल हो गया था और मेरा इसके साथ रिश्ता ऐसा था कि मैं किसी को कुछ बता भी नहीं सकती थी और ना ही इसके साथ ज्यादा सख्ती से पेश आ सकती थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मसले से कैसे निपटूं। अपने शौहर से तो मुझे किसी बात की कोई तवक्को नहीं थी। वो जिस कदर डरपोक थे और मेरे जेठ एक नजर उसे देखते तो वो सहम कर रह जाते थे। वो भला अपने भाई को क्या कह सकते थे। रात को जब मैं कमरे में आई तो मेरे शौहर की हालत अजीब हो रही थी। वो बुरी तरह से कांप रहे थे और उनकी गर्दन भी एक तरफ ढिलकी हुई थी, हाथ पांव मुड़े हुए थे। ये देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई थी। मुझे यहाँ पर आए हुए 2 महीने का अरसा गुजर गया था और 2 महीने में पहली बार ही मेरे शौहर की ऐसी हालत हुई थी। मैं भागते हुए अपने सास ससुर के कमरे में गई और जब इन्हें अपने शौहर के बारे में बताया तो वो भी भागते हुए मेरे कमरे में आए और फिर मेरे जेठ शौहर को लेकर अस्पताल में चले गए थे। मेरी सास भी उनके साथ ही अस्पताल में गई थी। अब घर में मैं और मेरे ससुर ही मौजूद थे। मुझे तशवीश हो रही थी। बार बार मेरा ध्यान अपने शौहर की तरफ जा रहा था और उनकी हालत के बारे में सोच सोच कर मैं परेशान हो रही थी कि आखिर इन्हें क्या हुआ था। बार बार इनके वजूद का कांपना, उनकी एक तरफ ढिलकी हुई गर्दन मेरी आंखों के सामने घूम रही थी और मैं सख्त परेशान थी। काफी देर गुजर गई थी, तब दरवाजे पर खटके की आवाज सुनाई दी। अब जब मैंने सर उठाकर देखा तो सामने मेरे जेठ खड़े थे। अपने जेठ को देखकर कमरे में मुझे खौफ से अपने जेठ को कमरे में देखकर मेरा खौफ के मारे बुरा हाल हो गया। मैंने उनसे अपने शौहर के बारे में पूछा तो वो कहने लगे कि तुम्हारे शौहर की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो अस्पताल में ही रहेगा और अम्मा उसके पास ही रुक गई हैं। मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए घर में आ गया हूँ। मुझे तुम्हारे अकेलेपन का एहसास था कि तुम अकेले रात कैसे गुजारोगी। तुम्हें अपने शौहर के बगैर नींद नहीं आएगी, तुम्हें डर लग रहा होगा, इसीलिए मैं तुम्हारा डर, तुम्हारी तन्हाई बांटने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। उनकी इंतहाई घटिया बात सुनकर मेरा चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया था। मैं इन्हें कहने लगी कि आपको शर्म आनी चाहिए। इस किस्म की बात करते हुए आप मेरे बारे में इतना घटिया सोच भी कैसे सकते हैं। वो जोरदार कहकहा लगाते हुए कहने लगे कि मैं सिर्फ सोच ही नहीं सकता बल्कि अमली तौर पर कर भी सकता हूँ। बस तुम्हारी इजाजत दरकार है। मुझे अपनी इज्जत खतरे में पड़ते हुए महसूस होने लगी थी। मुझे अंदाजा हो गया था कि आज मुझे इस शख्स से कोई नहीं बचा सकता, मगर मैंने सारी जिंदगी खुद को सेंध सेंध कर रखा था और मैं इतनी आसानी से खुद को इस शख्स के हवाले नहीं कर सकती थी। तभी एक ख्याल मेरे जहन में बिजली की मानद कूदा। मेरी बैक साइड पर वॉशरूम का दरवाजा था और यकदम मैं वॉशरूम का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। फिर मैंने जल्दी से दरवाजे को कुंडी चढ़ा दी थी। मेरे जेठ का गुस्से से बुरा हाल था। वो बार बार दरवाजे पर नॉक कर रहे थे, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे और मुझे बात बात पर धमकियां भी दे रहे थे। मगर मैं जानती थी कि अगर आज मैंने दरवाजा खोल दिया तो फिर शायद मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। मैं फिर किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी। ये सोचकर मैं कितनी देर तक वॉशरूम में रही और जब मुझे अपने जेठ के कमरे से जाने का यकीन हो गया तब मैं वॉशरूम से बाहर आई थी और फिर कमरे का दरवाजा मैंने अंदर से बंद कर लिया था। ये बात ऐसी थी कि मैं इसको नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अब ये सब बर्दाश्त करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। अगले दिन जब मेरी सास और शौहर घर वापस आए तो तब मैंने अपनी सास से 2 टोक बात करने का फैसला कर लिया। इनसे पूछा कि आखिर मेरे शौहर को क्या मसला है और इन्हें रात को क्या हुआ था।
तब मेरी सास ने मुझे झिझकते हुए जो बात बताई, उसे सुनकर मैं हक्का-बक्का रह गई थी। मेरी सास कहने लगी कि तुम्हारे शौहर को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और डॉक्टर का कहना था कि अगर इसकी शादी कर दी जाए, साथ इसका इलाज भी किया जाए, तो ये सेहतयाब हो सकता है, ये ज़िंदगी की तरफ वापस लौट सकता है। इनकी बात सुनकर मुझे इनकी जहालत पर गुस्सा आने लगा कि महज़ एक मफ़रूज़े की बुनियाद पर उन्होंने एक जीती-जागती लड़की की ज़िंदगी का सौदा कर दिया था। बजाए इसके कि वो अपने बेटे का इलाज करवाते, उन्होंने इसकी एक लड़की के साथ शादी कर दी, वो भी इसे हकीकत से लाइल्म रखकर। मगर अब मैंने सोच लिया था कि अगर मैं अब भी चुप रही तो मुझे सारी ज़िंदगी इसी घर में अपने जेठ से छुपते हुए और अपने शौहर से गैर मुतमईन होकर अपनी नाआसूदा ख्वाहिशों को पालते हुए गुजारनी होगी। मेरे घर वाले जैसे ही मुझे सही मेरे घर वाले जैसे भी थे, मुझे यकीन था कि वो इस हकीकत से बेखबर थे। अगर इन्हें ये सच पता चल जाता तो वो ज़रूर मुझे इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से निजात दिलाते। अगले दिन मैंने फिर अपनी माँ बाप को फ़ोन कर यहाँ पर बुला लिया था और सारी हकीकत इनके सामने रख दी थी। मगर ये सुनकर मेरी सास इससे कहने लगी कि हमारा बेटा जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा, हम इसका इलाज करवा रहे हैं। मगर मैं एक ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जो मेरी हिफाजत तक नहीं कर सकता था। तभी मैंने तमाम लिहाज बालाए ताक रखकर अपने जेठ के बारे में सब लोगों को बता दिया। ये सुनना ही था कि मेरे गैरतमंद बाप का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ गया। उन्होंने मेरे जेठ का गिरेबान पकड़ लिया और इन्हें कहने लगे कि तुम क्या समझ रहे थे? क्या मेरी बेटी लावारिस है? क्या हम मर चुके हैं जो तुम इसे मुफ्त का माल समझकर जो जी में आएगा करते रहोगे? अभी इसका बाप जिंदा है और हम अब मजीद इसे इस जहन्नुम में नहीं रख सकते। मेरी सास ससुर को इस बात का खदशा था कि कहीं इस फैसले से इनकी बेटी की जिंदगी में कोई मसला ना हो जाए। तभी वो हर मुमकिन हद तक मुझे इसी घर में रखने पर जोर दे रहे थे। मगर मेरे माँ बाप ने इन्हें साफ तौर पर कह दिया था कि आपकी बेटी को इस चीज से कोई खतरा नहीं है और यूं भी हम इसे अपने घर की इज्जत बनाकर ले गए थे। इस बात में जिसमें इसकी कोई गलती नहीं है, हम इसे सजा नहीं दे सकते, मगर हम अपनी बेटी को जहन्नम में मजीद नहीं रख सकते। मैं फिर अपना तमाम सामान उठाकर अपने माँ बाप के साथ इनके घर में आ गई थी और फिर खुला लेने के बाद भी मुझे लोगों की तरह तरह की बातों को सुनना पड़ा था, उनकी नजरों को बर्दाश्त करना पड़ा था। सबका कहना था कि तुम्हारा शौहर जैसा भी था, तुम्हें इससे निभाह कर रखने की कोशिश करनी चाहिए थी, मगर तुम में तो सब्र की शदीद कमी थी। महज 2 माह के बाद ही तुम तलाक का टीका सजाकर अपने माँ बाप के घर आ गई हो। तब मैं अपनी इज्जत की वजह से खामोश रह गई, वरना मैं इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी कि वो शख्स जो बीवी के हकूक अदा नहीं कर सकता, उसकी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, उसकी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, वो शादी के काबिल ही नहीं होता। और यूं भी ये फैसला मैंने अपनी इज्जत छिन जाने के खौफ से किया था। मुझे खुला लिए हुए 1 साल का अरसा गुजर गया था, मगर अभी तक पुराने जख्म मेरे दिल में ताज़ा थे। अभी भी जब भी अम्मी अबू मेरी दूसरी शादी की बात करते हैं तो मैं इन्हें इस फैसले से बाज रहने के लिए कहती हूँ। जब तक मैं पुराने जख्मों को भूल ना जाऊं, मैं कोई फैसला नहीं कर सकती।